गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज है 16 अगस्त 2021, सोमवार का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। दोस्तों कल इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस डे था जो हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। कई सालों के सेक्रीफाइस के बाद और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके शहादत के बाद, उनके मार्टिरडम के बाद हम लोगों को ये आज़ादी मिली है, तो बहुत कीमती है। इसमें हजारों लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोगों की जिंदगी इसमें पूरी खर्च हो गई हम लोगों को आज़ादी दिलवाने में। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि उनकी मेहनत से जो हमें आज़ादी मिली है, उनके जो सपने थे उनको फुलफिल करने के लिए हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में एक अच्छा योगदान, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर करें और जिस भी हम लोग फील्ड में हैं उस फील्ड में ईमानदारी से काम करें और अपने फेलो सिटीजन्स की जब भी ज़रूरत पड़े उनकी हम लोग हेल्प करें। लेकिन इंडिया के लिए बहुत शानदार दिन था, खुशी का दिन था। उसी समय में अफगानिस्तान में 15 अगस्त को याद रखा जाएगा एक ब्लैक डे के रूप में, क्योंकि वहां की हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट डे वो 15 अगस्त 2021 था फॉर अफगानिस्तान। इसी दिन 15 अगस्त को ही जापान ने सरेंडर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया के सामने, मतलब अमेरिका के सामने कह लो, दुनिया के सामने भी कह लो। तो 15 अगस्त 1947 का दिन एक बहुत ही एक यादगार दिन है ना। तो अफगानिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है दोस्तों दुनिया के सामने, वो बहुत ही ज्यादा, मैं तो कहूंगा एक दयनीय स्थिति है। बहुत खराब हालत है वहां पे। जो आम लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, तालिबान अभी उनके साथ क्या करने वाला है, वहां का कल्चर, वहां की एजुकेशन, वहां की हेल्थ, क्या इंप्रूव वहां पे होगा क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन तालिबान ने अल्टीमेटली काबुल जो अफगानिस्तान की कैपिटल है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर घानी भैया, वो तो देश छोड़ के चले गए हैं ताजिकिस्तान। पीछे से रह गए हैं कौन? आम जनता। तो आम जनता ना हमेशा पिसती है बेचारी, गरीब जनता, इनोसेंट जनता। जो पावरफुल लोग होते हैं वो, उनके पास तो बहुत दुनिया तरह के ठिकाने होते हैं, कहीं भी जाके सिक्योर जगह पे जाके बस जाते हैं और वहां से दुनिया भर की भाषणबाजी करते हैं। तो ये कई सारे सवाल उठाता है जो तालिबान ने कब्जा किया है ये अफगानिस्तान के ऊपर इतने कम समय में। अभी 2 महीने पहले ही अमेरिका ने ये अनाउंस किया था कि वो यहां से अपनी फोर्सेस को कंप्लीटली विड्रॉ करने वाली है। इतने कम समय में किसी ने सोचा भी नहीं था कि तालिबान अफगानिस्तान को पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट दी जा रही है उसमें से मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट फाइटर्स हैं, तालिबान फाइटर्स हैं, और बिल्कुल खुला सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान से, पूरी दुनिया को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। इससे पहले भी 1996 में भी तालिबान कंट्रोल किया करता था अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जब 2001 में अटैक किया गया बाय अमेरिका तो उसके बाद लगातार 20 साल से ये दोबारा से कंट्रोल करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन किसी ना किसी तरह बड़ी मुश्किलों से अमेरिकन फोर्सेस ने इनको धकेल रखा था। लेकिन अल्टीमेटली 20 साल की स्ट्रगल के बाद विड्रॉ करना पड़ा अमेरिका को, और जैसे ही उसने विड्रॉ किया अफगानिस्तान ने वहां पे दोबारा से कब्जा कर लिया है। आज के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में भी जो है इसके बारे में है, तो थोड़ी सी डिटेल में चर्चा मैं वहां पे करूंगा। ये इस आर्टिकल में तो कोई खास चीजें नहीं थी, उसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इंडिया का भी वहां पे क्या एंगल है उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए, तो 15 अगस्त के दिन मिस्टर मोदी जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले की प्राचीर से जो है अपना जो ऐसे कि प्राइम मिनिस्टर देते ही हैं, तो इन्होंने एक भाषण दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जैसे ही हमेशा ही हमारे प्राइम मिनिस्टर लोग करते हैं, है ना, ये करेंगे वो करेंगे, अगली बार फिर से सेम स्पीच जो है वो रिपीट हो जाती है, और ये शुरू से मोस्टली प्राइम मिनिस्टर की ही आदत रही है। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने कहा है कि नई टर्म, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बड़ा फेमस हैं नई नई टर्म्स को निकालने के लिए, तो अमृत काल, काल मतलब टाइम, समय, है ना, एक अमृत काल की इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि आने वाले 25 साल इंडिया के लिए अमृत काल साबित होंगे। अमृत मतलब बेस्ट डेज, इससे प्योर कुछ हो नहीं सकता। तो अगले 25 साल बेस्ट दिन होने वाले हैं इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया में दुनिया का सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले हैं अगले 25 साल में। और गांव और शहरों के बीच का जो गैप आपको नजर आता है इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बाद, ये बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगा। गांव और शहर जो है बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे।
एक और इन्होंने यहाँ पे बहुत खास बात बोली है। देखिए, जब से पैगासस वायरस के बारे में आया है तो ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो दूसरे लोगों की प्राइवेसी के अंदर झांक रही है, उनके मैसेजेस पढ़ रही है ना, वो सारी सारी चीजें। इसी डायरेक्शन में जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बोली है यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में सरकार आम जनता की जिंदगी में बिल्कुल किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी। citizen of India are going to be completely free from the any sort of interference from the government side, ये इन्होंने कहा है। तो अमृत काल जो है वो आने वाले 25 साल, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसके अलावा इन्होंने एक बात और भी बोली है कि मार्च 12 से, मतलब पिछले महीने मार्च 12 से लेके अगस्त 15 अगस्त 2023 तक आने वाले जो ये 75 वीक्स हैं, 75 सप्ताह हैं, इसको इन्होंने कहा है अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव, तो इसमें क्या क्या करेंगे? 75 वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे और भी दुनिया भर की चीजें। उड़ान स्कीम के ऊपर इन्होंने स्पेशली फोकस किया, क्योंकि देखिए उड़ान स्कीम में क्या है, उड़ान स्कीम में जो हमारे देश के दूर दराज के इलाके हैं, जो रिमोट मोबाइल एरियाज हैं, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, रेलवे कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी, और वो भी सस्ते में। तो लोग सस्ते में जो है फ्लाइट लेके कहीं से भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात जब भी थोड़ी देर पहले मैंने दोहराई थी कि इन सारी चीजों का बेनिफिट गरीब आदमी के तो नहीं हो रहा है। गरीब आदमी तो प्लेन में यात्रा नहीं करेगा, है ना, वो तो बेचारा वही घोड़ा गाड़ी में, बस में, ट्रेन में ही यात्रा करेगा। तो उसके लिए भी सरकार ने कहा है कि नई नई ट्रेन हम लोग चलाएंगे, वंदे भारत 75 वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। तो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम किसी को भी पीछे यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं हैं। और कई दिनों से एक और मुद्दा घूम रहा है पॉलिटिकल सर्कल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कास्ट सेंसस को लेके। पहले भी मैं इसके बारे में एक एडिटोरियल जब आया था तब आपको बहुत डिटेल में करवाया था कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी के अंदर भी जो ओबीसी लीडर्स हैं, वो ये बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को कास्ट सेंसस करवाना चाहिए। सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कितने लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने लोग एससी एसटी का तो खैर हमें पता ही है, कितने लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सरकार को ये पता होना चाहिए, हर कोई इसकी डिमांड कर रहा है, लेकिन सरकार इसमें कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे खींच रही है। अलग अलग आर्गुमेंट यहाँ पे दिए जाते हैं। देखिए, एक आर्गुमेंट यहाँ पे रिजर्वेशन का दिया जाता है, क्योंकि एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिला है वो उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मिला है। और ऐसा माना जा रहा है जनरल कैटेगरी के द्वारा या बीजेपी के कुछ लीडर्स के द्वारा, दे आर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हम लोगों ने कास्ट सेंसस करवा लिया और यहाँ पे अगर ओबीसी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा आ गई तो फिर पॉपुलेशन के हिसाब से वो रिजर्वेशन मांगने लगेंगे, और जिससे ये जो रिजर्वेशन का पूरा मुद्दा जो पहले ही इतना गर्म रहता है कंट्री में, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इससे लोगों के मन में जो है द्वेष की भावना, नफरत की भावना भी आने लगेगी। क्योंकि जब अगर मतलब कई एस्टीमेट ऐसे बताते हैं कि इंडिया में ओबीसीज, एससीज और एसटीज, अगर इनकी पॉपुलेशन मान ली जाए तो वो 80% से भी ज्यादा है, 80 to 82% है। लेकिन रिजर्वेशन दिया जाता है 50%, तो मतलब 50% के बाहर तो कोई रिजर्वेशन है नहीं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन देने लगेंगे तो रिजर्वेशन कितना दिया जाएगा? 80% दिया जाएगा, 80%। तो ये रिजर्वेशन का जो 50% का जो लक्ष्मण रेखा है, जो डिसाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस लक्ष्मण रेखा को भी पार करना पड़ेगा, और जिससे इंडिया में जो है बहुत ज्यादा वो एंटी कास्ट वो जो है और कास्ट के बीच में जो टसल्स हैं वो भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए सरकार कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो हायर कास्ट हैं, जो स्वर्ण कास्ट हैं, जो एंजॉय करती हैं ज्यादातर चीजों को, रिसोर्सिस को, तो वो इसको लेके थोड़ा सा, है ना, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी अथॉरिटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थोड़ा सा पूरा मामला है, आने वाले टाइम में देखते हैं इसमें क्या प्रोग्रेस रहेगी, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना हमारे लिए। चलिए, अगली जो बात है वो हाउस डिबेट्स आर लाइक टू क्लियर लॉज बट नाउ अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, सीजीआई। तो देखिए, सीजीआई जब भी कुछ कहते हैं तो डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो। अभी हम लोगों ने सभी ने देखा कि लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी हालत खराब थी, है ना भैया। लोकसभा और राज्यसभा में इस बार जो है 19 बिल पास किए गए विदाउट एनी डिबेट। हार्डली किसी बिल के ऊपर जो है किसी तरह का डिबेट किया गया है।
क्योंकि ओपोजिशन पार्टीज ये डिमांड कर रही थी कि सरकार को जो है पेगासस के ऊपर, है ना, और फार्म लॉ के ऊपर जो है डिस्कशन करना चाहिए, तभी हम लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पोजीशन था और पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन वाली ने किसी भी तरह के डिबेट्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो सीजीआई ने यही कहा है कि एक समय ऐसा था जब हमारी कंट्री में कंस्ट्रक्टिव और वाइज पार्टी और जो डिबेट्स हुआ करती थी, डिस्कशन हुआ करती थी। इसका जो इन्होंने रीजन बताया है वो हालांकि मेरे गले से थोड़ा उतरा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बताया है तो डेफिनेटली सोच के बताया होगा। और ये देखिए, बात हम सबको पता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो फोर फादर्स थे, ये जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और जो इनिशियली जो हमारी पार्लियामेंट हुआ करती थी, उसमें मोस्टली जो लीडर थे वो लॉयर्स हुआ करते थे, है ना। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉयर्स के द्वारा लिखा गया है, और इसके लिए इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि लॉयर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। शायद इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, और शायद इसी वजह से हमारे इतने सारे लॉज इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि वकील लोग तो उनको समझ लेते हैं, आम आदमी उनको समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से आम आदमी को भी एक एक्सप्लॉइट भी होना पड़ता है बहुत बार। तो यही जो है बात सीजीआई जी ने बोली कि इनिशियली जो फ्रीडम फाइटर थे या जो लोग असेंबली में बैठते थे वो ज्यादातर लॉयर्स थे, कानून को समझते थे, और जब भी कोई कानून इंट्रोड्यूस किया जाता था तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता था। लेकिन आज के समय में कानून बनाते समय बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी हो गई है। देखिए, एक इंग्लिश का वर्ड है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। एम्बिग्विटी का मतलब होता है जब कोई चीज क्लियर नहीं होती है या फिर उसके कई सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं। तो कानून बनाने में बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी हो गई है, हमें कानून बनाने के पीछे पर्पस ही नहीं पता चलता। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द पर्पस बिहाइंड द लेजिस्लेशन। क्योंकि डिबेट और डिस्कशन हो तभी तो पता चले भाई, ना आप डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, सिर्फ लड़ाई दंगा कर रहे हो, हुड़दंगी मचा रहे हो, पेज फाड़ रहे हो, टेबल के ऊपर चढ़ रहे हो, माइक तोड़ रहे हो, यही सारी की सारी एक्टिविटी हो रही है आजकल पार्लियामेंट में, तो ढंग का पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये समस्या है। आज के जो एक्सप्लेन सेक्शन में हम लोग फिर से थोड़ी सी काबुल के बारे में बात करेंगे। ये मुद्दा बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अभी बहुत गर्म मुद्दा है। 15 अगस्त को मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत काला एक चैप्टर जुड़ गया है ये दुनिया के, मैं तो पूरे दुनिया के इतिहास में ही बोलूंगा, लेकिन अफगानिस्तान की बात करें तो हालत बहुत ज्यादा खराब है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पूरे मुद्दे में 3 जो सबसे बड़े इशू हैं वो निकल के आते हैं। पहला मुद्दा जो सारी दुनिया सोच रही है वो ये है कि 20 साल में आखिर अमेरिका ने वहां पे किया तो किया क्या। इस समय जो अफगान फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ है 3 लाख से 3.5 लाख, यूएसए ने जो उनको ट्रेन किया है। लेकिन जो तालिबानी टेररिस्ट हैं, देखिए मैं तो इनको टेररिस्ट बोलूंगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन खुल के टेररिस्ट बोलिए, हैं ही टेररिस्ट। लेकिन जो तालिबान टेररिस्ट हैं उनकी संख्या है 60,000। तो 3.5 लाख अफगान फोर्सेस ने 60,000 अफगान तालिबान टेररिस्ट के सामने कैसे घुटने टेक दिए, कैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस पूरी फाइट में सिर्फ 2-3 ओकेजन ही ऐसी निकल के आती हैं, जैसे जो है लश्करगाह में, हेरात में और तालाकन में, जहां पे अफगान फोर्सेस ने थोड़ा बहुत उनके साथ फाइट किया है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जगह पे तालिबान फोर्सेस कंप्लीटली प्लेनली सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ तालिबान। तो आपने किस तरह से भैया उनको ट्रेन किया? तो या तो आपकी ट्रेनिंग खराब है, या फिर जो अफगान जो फोर्सेस हैं उनको वो लॉयल्टी नहीं है, वहां पे करप्शन है बहुत ज्यादा, या वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनमें बिलीव नहीं करते, या वहां पे जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत घटिया है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो अफगान फोर्सेस हैं उनकी सिंपैथी है तालिबान को लेके। बहुत सारे रीजन यहाँ पे हो सकते हैं, है ना, जिसके बारे में हम लोग कभी एनालिसिस करेंगे डेफिनेटली। दूसरा जो मुद्दा यहाँ पे निकल के आता है वो निकल के आता है कि जो यूएस ने डिसीजन किया था वहां पे टू पुल आउट इट्स ट्रूप्स, तो अनकंडीशनली कैसे कर दिया? क्यों नहीं पहले आपने किसी तरह की पॉलिटिकल सेटलमेंट फिक्स की? पहले आप कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट तो फिक्स करते, चाहे तालिबान के साथ नेगोशिएशन करते, पहले आपको किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना चाहिए था।
उसके बाद आपको विड्रॉ करना चाहिए था। तो एकदम अचानक से आपने विड्रॉ कर दिया अनकंडीशनली, जिसका तालिबान ने फायदा उठा लिया। तीसरा जो मुद्दा यहाँ पे निकल के आता है वो आता है निकल के इंडिया की तरफ से, कि इंडिया क्यों रिलक्टेंस दिखा रहा है तालिबान के साथ एंगेज होने में, जब सारी दुनिया तालिबान के साथ एंगेजमेंट कर रही है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, यूएसए हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इंडिया क्यों नहीं तालिबान के साथ किसी तरह की बातचीत कर रही है? ये भी यहाँ पे एक मुद्दा सामने निकल के आता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, तो यही थोड़े से मुद्दे यहाँ पे थे। उसके अलावा जो यूएसए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो खाली यूएसए की क्या, मतलब यूएसए और नाटो की जो फोर्सेस वहाँ पे थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ के जो अफगान फोर्सेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से इक्विप करें, ट्रेनिंग करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने को आई है कि जो अफगान फोर्सेस को ट्रेनिंग दी गई है वो ऑफेंसिव पर्पज के लिए नहीं दी गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पर्पज के लिए दी गई थी। तो ऑफेंसिव क्योंकि पर्पस उनका था नहीं। अब देखिए, अमेरिका तो वहां से चला गया, तो उनके पास प्रॉपर व्हीकल्स भी नहीं थे, उनके पास जो है वेपन तो थे लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं थी। मतलब अफगानिस्तान के अंदर जहां जहां पे जो भी रोड्स वगैरह थे वो तो पूरे तालिबान ने ब्लॉक कर दिए थे। उनके ऊपर जो है के पास जो है प्रॉपर सर्विलियंस नहीं था, जो पहले यूएसए उनको प्रोवाइड करवाता था। तो कई सारी समस्याएं यहाँ पे थी, जिसकी वजह से अफगान की जो तालिबान की फोर्सेज हैं वो आखिर में पिछड़ गई और हालत यहाँ तक पहुंच गई है ना। तो यही हालत जो है सोवियत इंटरवेंशन का तो आपको पता ही है। तो अफगानिस्तान में मतलब ये निकल के आती है चीजें कि 20 साल तक अमेरिका में जो है अफगानिस्तान में अमेरिका रहा, तो 20 साल के बाद इन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया। 10 साल के लगभग यहाँ पे रशिया भी रहा, 20 साल यहाँ पे पहले ब्रिटेन भी रहा, है ना, ब्रिटेन भी रहा। लेकिन अल्टीमेटली यही रिजल्ट निकल के आया है, चाहे कोई भी कंट्री अफगानिस्तान में रह ले, अफगानिस्तान की हालत सुधरने वाली नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि अमेरिका चाहे वहां पे और जितने मर्जी दिन रह लेता, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 1 साल और रह लेता, चाहे 5 साल और रह लेता, अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो यही होना था, क्योंकि हालत वहां पे ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली थी। समस्या यहां पे क्या आने वाली है? रिफ्यूजी की समस्या आने वाली है। अब ये बेचारे जो अफगान के अंदर जो लोग हैं, जो इनोसेंट हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, अब इनकी समस्या यहाँ पे आने वाली है। तो पूरी दुनिया को इनके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा ना हो कि ये जो अफगानिस्तान है वो टेररिस्ट ग्रुप का एक अड्डा बन जाए और कल को यहाँ पे अलकायदा और आईसिस पहले से ही मौजूद हैं, है ना। तो क्या ही कर सकते हैं। इंडिया का यहाँ पे हम लोग क्या एक कनेक्शन देख सकते हैं। देखिए, इंडिया में ये बड़े डिबेट किया जाता है कि तालिबान के साथ बातचीत करें या ना करें। इंडिया ने बार बार यही शो किया है कि जो डेमोक्रेटिकली जो चुनी हुई सरकारें होती हैं, हम सिर्फ उन्हीं से डील करेंगे, हम लोग टेररिस्ट लोगों से डील नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया सिर्फ वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में ही है। ये देखना रहेगा कि वहां पे तालिबान ने जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, अब क्योंकि तालिबान के हाथ में कंट्रोल आ गया है, तो तालिबान आगे किस तरह की बातचीत करता है, तो तालिबान के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया वहां पे किस तरह से आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, चलिए अगला जो एक्सप्लेन सेक्शन में है वो आता है ट्रिब्यूनल के बारे में। अभी सरकार ने एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया, उसको पास किया। दिस इज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। तो जो केस होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वो इन ट्रिब्यूनल्स के पास जाते हैं। ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास नहीं जाते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाते, ट्रिब्यूनल्स के पास जाते हैं। ट्रिब्यूनल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये बहुत कम समय में बहुत फास्ट तरीके से उन केसेस की सुनवाई कर सकता है और उनको सॉल्यूशन निकाल सकता है। जैसे अलग अलग ट्रिब्यूनल होते हैं। तो ये जो नया बिल आया है, यहाँ पे 9 ट्रिब्यूनल्स को कंप्लीटली अबोलिश कर दिया गया है। कौन कौन से ट्रिब्यूनल आप देख सकते हो? फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्रिब्यूनल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट एपेलेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट ब्रोंड है, नेशनल हाईवे ट्रिब्यूनल है। पहले से ही इन ट्रिब्यूनल के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसीज चल रही थी, काफी ज्यादा, जिसको लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कई बार सरकार को डांट लगाई थी। अल्टीमेटली इन ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे खत्म कर दिया है।
सरकार का ये तर्क दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और फालतू में लोगों को सैलरी देनी पड़ रही थी, तो ये जो सरकार का जो ट्रेजर है, जो एक्सचेकर है, उसके ऊपर बर्डन हो गया था। तो इससे अच्छा है कि इनको हम लोग खत्म कर दें और इनके पेज के पास जो केस हैं वो हम लोग हाई कोर्ट को दे दें या फिर दूसरे डिविजनल कोर्ट्स को दे दें, है ना। ये सरकार का यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है। तो इस जो बिल है, कुछ ट्रिब्यूनल को इन्होंने खत्म कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। कुछ चेंजेस हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, अभी जो बचे हुए ट्रिब्यूनल्स हैं उसके लिए कुछ चेंज लेके आएंगे। वो चेंज क्या रहेगा? वो चेंज रहेगा कि वहां पे जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं, जो ट्रिब्यूनल्स के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जनरली कौन होते हैं? या तो वो कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, या हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, या कोई ऐसे आदमी होते हैं जो अपने 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 फील्ड में जो है जिसको महारत होती है, एमिनेंट पर्सनैलिटीज होते हैं। तो ये जो चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं, इनको जो अभी सिलेक्ट किया जाता है उस प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। इनको सिलेक्ट किया जाता है सर्च कम सिलेक्टिव सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। एक कमेटी होती है सरकार की जो चेयरपर्सन और मेंबर्स को सिलेक्ट करती है। तो अभी इन्होंने सरकार ने क्या किया, नए बिल के तहत इनकी सिलेक्शन के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे रख दी हैं कि वो आदमी इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए किसी क्राइम का, फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, अनफिट नहीं होना चाहिए, अपनी पोजीशन का अब्यूज। देखिए अच्छी चीजें हैं सारी की सारी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो समस्या आती है वो ये आती है कि जो ये सिलेक्ट कमेटी बनाई जाएगी इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, ये यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसमें एक तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट्स के अंदर, जैसे यूपीएससी तो सेंटर के अंदर है, ऐसे ही स्टेट के अंदर भी होते हैं, है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वो इनके जो चेयरपर्सन है वो भी होंगे, या फिर जो है सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे सरकार के। तो कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में जो ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और इनके जो मेंबर्स चुने जाएंगे उसमें गवर्नमेंट का काफी ज्यादा रोल यहाँ पे रहने वाला है, और इसकी वजह से ये प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले से ही इनके अंदर इतनी सारी वैकेंसीज चल रही हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये वैकेंसीज और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएं। Are you getting this point? So what happens to cases pending before the tribunal? ये आपको मैंने बता दिया है कि जो ट्रिब्यूनल डिसोल्व कर दिए गए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरे हाई कोर्ट्स में और या दूसरे सिविल कोर्ट्स में उनको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो मेंबर्स थे, जो चेयरपर्सन थे, उनका क्या होगा? एक तो उनको 3 महीने की सैलरी दे दी जाएगी एडवांस में, और दूसरा जो उनका पेंशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाएगा। आज के एडिटोरियल में जो टेरिटोरियल आता है वो आता है इन नीड ऑफ रिपेयर, तो इसमें से ये तो सोनिया गांधी जी ने लिखा है, तो डेफिनेटली ये तो काफी पॉलिटिकल होने वाला है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। इंडियाज रोड अहेड द चैलेंज एंड द कॉमन, ये रिपीटेड है, ठीक है, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है नहीं, वही मोदी जी ने जो बोला है उसके बारे में है। वैक्सीन एग्जाम्पल फॉर मेडिसिन, एक छोटा सा एक एडिटोरियल है लेकिन थोड़ा सा यूनिक है, नया है, ये पहले हम लोगों ने नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। राइट, देखिए एंटीबायोटिक की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाता है। देखिए हम लोगों को छोटी सी भी बीमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं और उससे जो है एंटीबैक्टीरियल दवाइयां ले लेते हैं, भैया एंटीबॉडीज दे दो, है ना, मतलब एंटीबैक्टीरियल दवाई दे दो। बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है तो तुरंत दवाई। इंडिया में जो एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजप्शन किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आज, तो 70% से ज्यादा इंडियन लोग उसको अपनी उनकी हमारी जो बॉडी है प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऐसा देखा गया है कि 56% जो कोविड पेशेंट हैं, कोविड से रिकवरी होने के बाद जब उनको एंटी माइक्रोबियल, मतलब जो उनको माइक्रोब या बैक्टीरियल वाला इन्फेक्शन होता है तो वो उससे नहीं लड़ पाती हैं उनके बॉडीज। एक तो कोविड की वजह से उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक हो गया है, ऊपर से क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी बॉडी उन बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो
आने वाले समय में ये समस्या और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए हम लोगों को नई नई एंटी बैक्टीरियल दवाइयों बनाने की जरूरत है। लेकिन इस पे बहुत धीमे धीमे काम हो रहा है। जिस तरह से दुनिया में वैक्सीन बनाने को लेके दौड़ लगी हुई है, इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हम लोग एंटी बैक्टीरियल दवाइयां क्यों नहीं बना रहे हैं एडवांस वाली, जो पिछले 25-30 साल से चल रही हैं वही चल रही हैं। हमारी बॉडी इनकी यूज टू हो चुकी है, वो इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर करती नहीं। तो सरकार को चाहिए कि सरकार को क्या मतलब कंपनीज को चाहिए कि वो नई एडवांस्ड एंटी बैक्टीरियल दवाइयां बनाए। लेकिन इसमें समस्या है, इसमें समस्या एक तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है और इकोनॉमी के रिटर्न्स नहीं है। देखिए, प्राइवेट कंपनी तब तक किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगी जब तक उनको वहां पे इकोनॉमिक रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिटर्न्स कम है। उसके अलावा एक और समस्या हमारे यहाँ पे है, वो ये है कि अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन में, जैसे ये कई सारी एंटी बैक्टीरियल दवाइयों का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये वहां पे कई कई साल से चल रही हैं, पिछले 5-6 साल से, लेकिन इंडिया में अभी तक इनको इंपोर्ट नहीं किया गया है। तो ये तो काम सरकार का है, तो सरकार को उन कंट्रीज के साथ बातचीत करनी चाहिए कि इंडिया में जो एंटीबायोटिक नीड्स हैं वो उनको फुलफिल किया जा सके, है ना। तो यही इस पूरे एडिटोरियल में इस तरह की चीजें बताई गई हैं। इंडिया में के एंटीबायोटिक जो सेक्टर है, इसमें इतनी ज़्यादा हम लोग क्यों नहीं इसमें काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में फ्यूचर में काम करना चाहिए। तो देखिए कोविड तो फैलता है वायरस से, लेकिन कोविड रिकवरी होने के बाद लोगों को ऐसा देखा गया है कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ना। जैसे हम लोग अभी फंगस वगैरह हम लोगों ने देखा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है फंगस भी। तो इससे हमारी बॉडी क्यों नहीं लड़ पा रही है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस पे असर नहीं कर रही है। तो ये भी थोड़ा सा आप देख सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर तौर पे पढ़ सकते हो, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, तो उसके अलावा जो हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं वो वर्ल्ड से ही आता है। देखिए, अभी तो सारा जो हॉट टॉपिक है वो भैया यही चल रहा है, अफगानिस्तान वाला। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो ताजिकिस्तान भाग गए। आपको पता है कि अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और उससे पहले भी बहुत सारे अफगान जो लड़ाके मतलब अफगान जो फोर्सेस में जो जवान थे, सोल्जर्स थे, वो भी ताजिकिस्तान भागने की खबरें टाइम टू टाइम आती रहती हैं, है ना। उसके अलावा जो यहाँ पे एक चीज है वो इकोनॉमिक सेक्शन में, तो जीएस पेपर 3 में जो आपका इकोनॉमिक सेक्शन है, यहाँ पे एक खबर है कि एफपीआई पोर इतना इनटू इक्विटीज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अगस्त। अब ये एफपीआई क्या होता है? एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो जो विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों में हमारे स्टॉक एक्सचेंज के मतलब हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और हमारी कंपनीज के शेयर परचेज करती हैं, उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जो जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी ये कंपनी के अंदर सिर्फ इंडियन सिटीजन ही शेयर नहीं खरीद सकते भैया, फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स भी या फॉरेन कंपनीज भी इनके अंदर शेयर जो है खरीद सकती हैं, जिसे कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जो फॉरेन कंपनीज होती हैं ये सेबी पे रजिस्टर्ड होती हैं और वहां से जो अपना अकाउंट वगैरह, डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करवाती हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेके, ठीक है। चलिए, तो यही था थोड़ा सा एक मुझे बस आपको ये एक टर्म का मीनिंग बताना था, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। अगली जो छोटी सी न्यूज है वो है फेसलेस असेसमेंट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था, जब किसी को अगर आपका इनकम टैक्स पे करना है तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, उनके ऑफिस में विजिट करना पड़ता था। तो कुछ समय पहले सरकार ने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की पॉलिसी चलाई, जिसमें सारे के सारे काम अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर से कर सकते हो, जिसे कहा जाता है फेसलेस असेसमेंट स्कीम। फेसलेस असेसमेंट स्कीम। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो है वो टैक्सेशन से रिलेटेड है। इसके तहत आप कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे ही अपना टैक्स फाइल कर सकते हो। अगर आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर हो तो आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, तो बहुत सीमलेस प्रोसीजर होता है, आराम से हो जाता है। तो उसके लिए इसको किया गया है। ओला ड्राइव्स ई स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड डिलीवरी। देखिए, ओला ने क्या किया, अभी इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है उसको प्रोड्यूस करना शुरू किया है ओला ने। लेकिन देखिए, वो तो सारी चीजें हैं, हम लोग पहले बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या कैसे इसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो वो तो कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। लेकिन मुझे जो यहाँ पे एक चीज जो इंटरेस्टिंग चीज नजर आई, वो यहाँ पे इसके प्राइस को देखिए भैया, 1 लाख रुपए इसका प्राइस रखा गया है। तो आपको क्या लगता है
1 लाख रुपए में आदमी इलेक्ट्रिक स्कूटी को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? हालांकि इसकी पावर काफी है और इसकी स्पीड भी काफी है, 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती है, लेकिन यार आप इसकी प्राइस तो देखो, 1 लाख रुपए में। और जो इसका एडवांस वेरिएंट है वो तो 1,25,000 रुपए का है। तो इतनी जो हमारी कंट्री में मोस्टली जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो डेफिनेटली उनकी पहुंच से तो बिल्कुल बाहर है, वो तो नहीं इसको नहीं खरीद पाएंगे यार। 1,25,000 में, 1,30,000 में तो आपको सेकंड हैंड फोर व्हीकल ही मिल जाता है। फिर आप कहोगे कि सर इसमें पेट्रोल और डीजल का खर्चा नहीं है, पहले ही इतनी ज्यादा कीमत ले ली गई है। तो ये इतना बड़ा प्राइस टैग जो रखा है, तो थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूं इसकी सक्सेस को लेके। हालांकि ठीक है, खरीदना चाहिए लोगों को। अब इतना ज्यादा प्राइस, ये सरकार को भी पता है कि इतना ज्यादा प्राइस में खरीद नहीं पाएंगे लोग, तो सरकार को सब्सिडी भी दे रही है। और ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट दे रही है, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको सब्सिडी दे रही हैं। लेकिन सब्सिडी के बाद भी दिल्ली में इसका प्राइस होगा 85,000। 85,000 मुझे तो लगता है कि 85,000 में भी काफी महंगी है। और ईएमआई प्लान खैर आपके पास है, लेकिन देखना रहेगा इसकी सक्सेस को लेके, और फ्यूचर में क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे इसका प्राइस वगैरह कम होता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी। तो ये आज का जो है एडिटोरियल था, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ एक नई चीज भी लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एमसीक्यूज करंट अफेयर से, क्योंकि कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर एमसीक्यूज भी दिया करो, तो आज एमसीक्यूज दिए हम लोगों ने। तो ये एमसीक्यू हैं, आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके इस एमसीक्यू का सॉल्यूशन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको भी पॉज कर सकते हो। ये थर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर चाहिए डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको आना पड़ेगा हमारे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया गया है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे के सारे आंसर बताएं, और फिर देखते हैं आप कितना जो है न्यूज को फॉलो करते हो और कहां तक आपकी तैयारी है। ठीक है, तो उसको देखते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।